हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सानवी की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि 13 अक्टूबर को इंग्लिश की एग्ज़ाम एनडीए कंडक्ट करवाने वाली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो गई होगी। और दोस्तों, जो इन 13 दिन बचा है, तो वो रिवीजन को, वो प्रैक्टिस को, वो तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम लोग आज से पढ़ेंगे पी बाई क्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे हमारी जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ यूथ कंपटीशन टाइम की बुक को एनालिसिस करेंगे पी बाई क्यू को। तो आइए हम इस पी बाई क्यू को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, शिफ्ट 1 में, उसकी पेपर है। तो दोस्तों, आइए इसे देखते हैं पी बाई क्यू को। दोस्तों, ये इमेज से जो थोड़ा यहाँ ब्लर दिख रहा है, मे भी शायद आपके स्क्रीन में भी ब्लर दिखे, तो आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना प्लीज़। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। द डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड इन ड्राइंग इट्स कंक्लूजन फ्रॉम। तो इसका आंसर है जनरल ट्रूथ। दोस्तों, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट फ्रॉम ए थ्योरी। जो डिडक्टिव मेथड है वो स्टार्ट होता है एक थ्योरी से। टू प्रूव इट वाज यूज सम इंफॉर्मेशन टू टेस्ट द थ्योरी। दिस मेथड यूजुअली टर्म एज जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। इंडक्टिव मेथड देखिए, स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल थ्योरी। यह स्पेसिफिक टू जनरल थ्योरी से स्टार्ट होता है। We reach to some conclusion from some specific point to generalize. This method is also called the bottom up approach. अब चलिए दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, Which one of the following journals publishes articles related to critical theory exclusively? तो इसका आंसर है ग्रैंड स्ट्रीट। ग्रैंड स्ट्रीट क्या होता है, इसे देख लेते हैं। ग्रैंड स्ट्रीट, It was an American magazine which appeared from 1981 to fall 2004. जो ग्रैंड स्ट्रीट है वो अमेरिकन मैगजीन है जिसे अपीयर किया गया 1981 में और इसका फॉल हुआ, मतलब ख़त्म हुआ 2004 में। It was described by the New York Times as one of the most revered literary magazine of the past war era. तीसरा क्वेश्चन देखिए, which one of the following assumption best express the position of post structuralism criticism? तो इसका आंसर है apprehension of reality is a construct. दोस्तों, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज लेट 20th century development in philosophy and literary theory, particularly associated with the work of Jacques Derrida. जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो जैक्स डेरिडा के द्वारा थ्योरी दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोशल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज? तो इसका आंसर है ला लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। मतलब जो फर्डिनांड डी सॉसर है वो लिंग्विस्टिक के फादर माने जाते हैं। और दोस्तों, लैंग और पैरोल से हमेशा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर आप पढ़ के जाना। पांचवा क्वेश्चन है, Who among the following theorists particularly emphasize the social and historical dimensions of a text reception? तो इसका आंसर है हैंस रॉबर्ट चेस। रिसेप्शन थ्योरी एक थ्योरी है, इज ए वर्जन ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब रिसेप्शन थ्योरी है वो एक नया वर्जन है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का। दैट एम्फेसाइज इज पार्टिकुलर रीडर रिसेप्शन और इंटरप्रिटेशन इन द मेकिंग मीनिंग फ्रॉम ए लिटरेरी टेक्स्ट। मतलब लिटरेरी टेक्स्ट से अपने मीनिंग को निकालना, इंटरप्रेट करना, वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंडर में आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज सेट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट? मतलब इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में मेटाफिजिकल पोइट्स का ग्रुप है? तो इसका आंसर है सी, जॉन डन, हेनरी वगा एंड एंड्रयू मार्वल। दोस्तों, मेटाफिजिकल पोइट
ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल पोइट्स। तो इसका आंसर देखिए क्या है, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए इसका आंसर है डी नंबर, मतलब ही असर्ट्स द वैल्यू ऑफ पोइट्री बाय फोकसिंग ऑन इमिटेशन रेदर देन रियोट्रिक। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो एरिस्टोटल के द्वारा जो पोइट्रिक लिखा गया है उसके बारे में। तो जो पोइट्रिक्स लिखा गया है उसमें एरिस्टोटल बोले हैं कि इमिटेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड of the blank verse, quoting an unnamed critic that is verse only to the eye, adding further that it had neither the easiness of prose nor the melody of numbers। तो इसका आंसर है सैमुअल जॉनसन ने ये सेंटेंस को बोला था अपनी लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्री में, जो 1799 to 80 में लिखा गया। और इस टेक्स्ट में उन्होंने कई पोइट को जीवनी के बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी इज ऑफ थ्री काइंड्स देयर आर। मतलब जो पोइट्री लिखा गया है फिलिप सिडनी के द्वारा एंड क्या, तो उसकी थ्री काइंड्स क्या है। तो इसका आंसर है रिलीजियस, फिलोसफी, इमेजिनेशन। और दोस्तों फिलिप सिडनी ने द डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा, डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा जो स्टेफन के द्वारा लिखा गया था एन एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, जिसमें उन्होंने पोइट्री को बहुत ही क्रिटिसाइज किया। तब पीबी शैली ने द डिफेंस ऑफ पोइट्री लिख के उनके जवाब क्वेश्चन को आंसर दिए और उसमें बताया कि पोइट्री के थ्री काइंड्स होते हैं, जैसे रिलीजियस, फिलोसफिकल और इमेजिनेटिव। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है इन एनेक्साइटी of influence, which of the following definition is given by Harold Bloom to explain the term Clinia man। तो इसका आंसर है पोएटिक मिसपैरिजन। दोस्तों यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि द एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या। तो दोस्तों द एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस ए थ्योरी ऑफ पोइट्री इन ए 1973 बुक बाय हेरोल्ड ब्रूम के द्वारा लिखा गया। इट वॉज द फर्स्ट इन ए सीरीज ऑफ बुक दैट एडवांस ए न्यू रिविजनरी और एथेंटिकल अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Bloom's critical thesis is that poets are hindered in their creative process by the ambiguous relationship they necessarily maintain with precursor poets। तो दोस्तों जो ये क्या बोलते हैं द एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो भी एक लिटरेरी थ्योरी जैसा पोइट्री है जो हरोल्ड ब्रूम के द्वारा लिखा गया। 11 क्वेश्चन है Who among the following is known to have popularized the term globalization। मतलब इनमें से चार ऑप्शन दिया है, इनमें से जो ग्लोबलाइजेशन टर्म है उसे किसने पॉपुलराइज किया। तो इसका आंसर है रोनाल्ड रॉबर्टसन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया। दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स globalization and localization। The term is used to describe a product or service that is developed and distributed globally, but it also adjusts to accommodate the user and consumer in a local market। मतलब उस सामान का एक जगह से दूसरी जगह पे अपने प्रोडक्ट को सर्विस कराना वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कल्चरल स्टडी से पूछा गया है, तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ लेना अच्छे से। 12 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द डिक्टम द मीडियम इज द मैसेंजर। फिर से पढ़ते इस क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द डिक्टम द मीडियम इज द मैसेज। मतलब जो द मीडियम इज द मैसेज
जो टर्म है वो किसने कॉइन किया? तो इसका आंसर है मार्सेल एमसी लुहान। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मीडियम ऑफ द मैसेज The medium is a message is a phrase coined by the Canadian communication theorist Marcel M.C. Lucan and introduced in his understanding media। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कल्चर स्टडी से है, जिसमें इनकोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टर्म को भी जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Who among the following presented the concept of multi-accentuality of the sign, saying that sign possesses an inner dialectical quality and evaluative essence? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Who among the following presented the concept of multi-accentuality of the sign, saying that sign possesses an inner dialectical quality and evaluative essence? तो इसका आंसर है वैलेंटिन वोलोसिविनोव। दोस्तों मेरे ये प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे पढ़ लेना। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या है आखिर ये। वैलेंटिन निकोलाइविच वाज ए रशियन लिंग्विस्टिक। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक टर्म से पूछा गया है। Who work has been influential in the field of literary theory and Marxist theory of ideology। दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, On December 11, 1823, Ram Mohan Roy addresses a letter to the British authority, which pleased for modern Western education and is considered historically important for the introduction of English education in India। Who was the letter addressed to? तो इसका आंसर है लॉर्ड अमहरसेठ। दोस्तों इस वीडियो का इमेज थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो प्लीज़ आप क्वालिटी को सुधार लेना और इस वीडियो को देखना प्लीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आप जैसे फेमिलियर होंगे कि जो राम मोहन रॉय है वो इंग्लिश को स्प्रेड किए, मतलब फैलाए यही इंडिया में, तो इनसे एक क्वेश्चन बना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। राम मोहन रॉय वाज एन ardent advocate of western education through the medium of English। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which British administrator sought to make everything as English as possible in the country which resembles England in nothing, as recorded by Sir Thomas More। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। Sir Thomas More, first baronet, was a Scottish soldier, recorded the given lines about British administrator Lord Cornwall। मतलब इसमें पूछा गया है कि विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर साउट टू मेक एवरीथिंग एज इंग्लिश एज पॉसिबल इन द कंट्री विच रिजेंबल्स इंग्लैंड इन नथिंग। इसमें सर थॉमस मॉर्नो ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, हैदराबाद। मतलब फर्स्ट डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंग्लिश का और फॉरेनर लैंग्वेज का हैदराबाद में कौन है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर V.K. गोकक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म पारा लैंग्वेज। दोस्तों ये भी लिंग्विस्टिक से एक क्वेश्चन बन के आया है, देखिए। तो इसका आंसर है द वे इन विच पीपल शो व्हाट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स दे यूज। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से पारा लैंग्वेज का बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है? तो द वे इन विच पीपल शो व्हाट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स दे यूज, ये पारा लैंग्वेज का बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिशन आर बेस्ट इवोक द हैमलेट अटरेंस टू बी और नॉट टू बी।
तो देखिए ऑप्शन है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, between action and emotion, between affirmation and confirmation, between doing and abstaining from doing। तो इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका आंसर है पहला और चौथा, बिटवीन लाइफ एंड डेथ और बिटवीन डूइंग एंड abstaining फ्रॉम डूइंग। दोस्तों आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हेमलेट से क्वेश्चन आया है दोस्तों। दोस्तों हेमलेट के जो कुछ कुछ पंक्तियाँ हैं, मतलब लाइन्स है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो उन सेंटेंसेस को आप अच्छे से पढ़ ले, उन शब्दों को, वाक्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक प्रपोज्ड द टर्म कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर है नॉम चॉम्स्की। दोस्तों नॉम चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। तो नॉम चॉम्स्की के बारे में आप थोड़ी डिटेल पढ़ ले। और इन्होंने कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जैसे टर्म लिंग्विस्टिक में आता है उन्हें दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो 20 क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट डिफाइन द स्कोप ऑफ सीमियोटिक्स। मतलब इन चारों ऑप्शन में से सीमियोटिक्स को कौन सा टर्म डिफाइन कर रहा है। तो इसका आंसर है बी, सीमियोटिक्स इज ए स्टडी ऑफ साइन। मतलब सीमियोटिक्स क्या होता है। तो सीमियोटिक्स एक स्टडी ऑफ साइन सिस्टम होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये, which according to Thomas Hobbes is the only science God has bestowed on mankind that inform the structure of his monumental work Leviathan। तो इसका आंसर है ज्योमेट्री। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए से पढ़ते हैं। As mentioned in my first acquaintance with poets, which poet does William Hazlitt describe as the only person I ever knew who answered the idea of a man of genius। तो इसका आंसर है कॉलरिज। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माई फर्स्ट एक्वार्टेंस विथ पोइट्स इज एन essay written by William Hazlitt in the Liberal in 1823। दोस्तों माई फर्स्ट एक्वार्टेंस ऑफ विथ पोइट एक ऐसे है जो हेजलिट के द्वारा लिखा गया, उसी से एक क्वेश्चन बन के आया है। और इसमें विलियम हेजलिट ने ओनली पर्सन आई एवर न्यू व्हाट आंसर द आइडिया ऑफ ए मैन जीनियस जैसे टर्म को यूज किया है, जो कॉलेज ने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे होल्ड दैट एज ए मेथड रियलिज्म इज ए कंप्लीट फेलियर। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज होल्ड्स दैट एज ए मेथड रियलिज्म इज ए कंप्लीट फेलियर। तो इसका आंसर है ऑस्कर वाइल्ड, द डिके ऑफ लाइंग। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो समझ में आएगा। द डिके ऑफ लाइंग एंड ऑब्जर्वेशन इज अ एसे बाय ऑस्कर वाइल्ड। द डिके ऑफ लाइंग एक एसे है जो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया, इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसे टाइटल इंटेंशन एनोटेटेड पब्लिश्ड इन 1891। This is a significantly revised version of the article that first appeared in the January 1889 issue of the 19th century। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन Which of the following novel is structured into a poem of 1999 lines preceded by a foreword followed by a commentary and an index। मतलब चारों ऑप्शन में कौन सी नॉवेल की स्ट्रक्चर है 999 लाइन्स का, जो फॉलोड करता है कमेंटेटरी और इंडेक्स का। तो इसका आंसर है पेल फायर। पेल फायर एक नॉवेल है जो वाल्दिमीर नेबोको के द्वारा लिखा गया। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग पोएम एंड ए कमेंटेटरी ऑन इट बाय एन इसेंस पेडेट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल इंक्लूड ए क्वेश्चनायर फॉर द रीडर सच एज डू यू लाइक द स्टोरी सो फार, एस ओ नो नो। तो इसका आंसर है स्नो वाइट बाय डोनाल्ड बार्थेमे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जूम कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवांस कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर कारामाजोव? कारामाजोव, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवांस कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर कारामाजोव? तो इसका आंसर है सेलेस्टिकल कोर्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ब्रदर कारामाजोव इज द फाइनल नॉवेल बाय रशियन ऑथर फाइडोर दोस्तोयेवस्की। ये रशियन ऑथर का लिखा गया वर्क है। 27 के क्वेश्चन देखिए। Which one of the following Sherlock Holmes stories refer to a significant event in English story? तो इसका आंसर है दी मॉसग्रेव रिचुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराल्ड स्कीम पॉल इज ए कैरेक्टर इन। जो हेराल्ड स्कीम पॉल है वो एक कैरेक्टर है किसमें? तो ब्लिक हाउस में है, और यह ब्लिक हाउस चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ए फ्रेगमेंट, वन ऑफ द अर्लीस्ट वैम्पायर स्टोरी इन इंग्लिश? ए फ्रेगमेंट के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, लाला कांसी राम इज कैरेक्टर इन। तो लाला कांसी राम कैरेक्टर है चमन नेहल का आज़ादी लिखा गया एक वर्क है उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following poem by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says even so distant I can taste the grief? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। Which one of the following poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says even so distant I can taste the grief? तो इसका आंसर है डिसेप्शन, जो लिखा गया लार्किन के द्वारा। और इसमें रीडिंग अबाउट ए इंसिडेंट ऑफ ए रेप ऑफ ए गर्ल, और इसमें एक रेप होता है गर्ल का, उसके बारे में बताया गया है, जो फिलिप्स लार्किन के द्वारा लिखा गया इस वर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। इन विच ऑफ द बॉग पोएम, इन विच ऑफ द बॉग पोएम डज सीमस हैंसने स्पीक अबाउट द फेरी पेरिसेबल ट्रेजर ऑफ ए बॉडी मर्डर्ड फॉरगॉटेन नेमलेस टेरिबल? फिर से पढ़ते हैं। इन विच द भोग पोएम डज सीमस हैंसले स्पीक अबाउट द पेरी सेबल ट्रीचर ऑफ ए बॉडी मर्डर टू फॉरगेटन नेमलेस टेरिबल्स? तो इसका आंसर है स्ट्रेंज फ्रूट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इन स्ट्रेंज फ्रूट द लास्ट ऑफ सीमस हैंसले भोग पोएम, the body of a murdered Vogue girl is also presented as a document of an ancient volume violence and human cruelty। मतलब दोस्तों, जो स्ट्रेंज फ्रूट लिखा गया है उसमें एक बोग गर्ल का मर्डर के बारे में प्रेजेंट किया गया है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो which book of Paradise Lost incorporates the speech rhythm of Adam and Eve material quarrel? मतलब किस बुक में, पैराडाइज के किस बुक में इनकॉर्पोरेट द स्पीच रिदम ऑफ एडम एंड ईव मैटेरियल क्वारल? तो पैराडाइज के बुक 9 में यह दिखाया गया है,
और पैराडाइज दोस्तों एक इपिक है जो ब्लैंक वर्स में 17th सेंचुरी में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। यह बहुत ही अच्छी इपिक है। तो दोस्तों आप इस इपिक को जरूर पढ़ना, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following wrote Mazeppa, a long narrative poem about the 17th century military leader of उर्केन? तो इसका आंसर दोस्तों देखते हैं क्या है। इसका आंसर है बी, यानी कि इसका आंसर है बी, लॉर्ड बायरन ने लिखा मजेप्पा, एक लॉन्ग नरेटिव पोयम 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ये मजेप्पा जो है वो नरेटिव पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement is appropriately true of Harold Printer Plays? मतलब चारों ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है हेरोल्ड प्रिंटर के प्ले के बारे में? तो इसका आंसर है सी, मैग्नेंस इज इन द एयर बट इट इज नॉट पिन डाउन बाय एक्सप्लेन। दोस्तों जो हेरोल्ड प्रिंटर के द्वारा द बर्थडे पार्टी लिखा गया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। तो उस प्ले को आप पढ़ के जाना, और उस प्ले का कैरेक्टर तो आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच mythological कैरेक्टर इज फॉस्टस compared इन द प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? तो इसका एकार्लस है, वो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टर्स में। दोस्तों डॉक्टर फॉस्टर्स के कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार अच्छे से जरूर देख के जाना एग्जाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक्स द फॉलोइंग स्पीच इन सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर द गॉडॉट? तो स्टेटमेंट देखते हैं, स्पीच देखते हैं कि क्या है। A slide of a grave and a difficult birth. Down in the hall, lingeringly, the grave digger puts on the forceps. तो यह स्पीच किसने बनाया था वेटिंग फॉर गोडोट में? तो इसका आंसर है वालीमार ने इस स्पीच को बोला था। दोस्तों वेटिंग फॉर गोडोट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, तो इस प्ले के कैरेक्टर को याद करना बहुत ही जरूरी है, तो आप जरूर याद कर लेना। और इसमें मेन कैरेक्टर है वाल्दीमिर, जिसे दीदी बोलते हैं, और एस्ट्रागोन जिसे गोगो के नाम से जानते हैं, और वे एक सूखी पेड़ के नीचे वेटिंग करते हैं गोडोट का आने का, लेकिन वो गोडोट कभी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the major theme in the विलियम कॉन्ग्रिक द वे ऑफ द वर्ल्ड? द वे ऑफ द वर्ल्ड जो विलियम कॉन्ग्रिक के द्वारा लिखा गया, उसमें मेजर थीम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है लव एंड इंटरव्यू। दोस्तों द वे ऑफ द वर्ल्ड जो 1700 में लिखा गया विलियम कॉन्ग्रिक के द्वारा, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। तो प्लीज़ दोस्तों आप ये वर्क जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन इससे पक्का आएंगे, तो इस वर्क को जरूर पढ़ के जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट गेम डू द कैरेक्टर प्ले इन एक्ट 2 ऑफ हेराल्ड प्रिंटर द बर्थडे पार्टी? जो बर्थडे पार्टी जो हेराल्ड प्रिंटर के द्वारा लिखा गया, उसमें एक्ट 2 में जो कैरेक्टर है वो कौन सी गेम खेलते हैं? तो इसका आंसर है ब्लाइंड मेंस बुफ को खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डचेस ऑफ माल्फी इज बेस्ड ऑन? तो यह बेस्ड है एन इटालियन नोवेला है डचेस ऑफ माल्फी, जो जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया जेकेबियन एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two of the following strictly follow the parameters of documentation presented by the 8th edition of MLA handbook? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which two of the following strictly follow the parameters of documentation prescribed by the 8th edition of the MLA handbook? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आखिर आंसर। तो इसका आंसर है 1 और 4, मतलब चारों ऑप्शन में कोई दो ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं क्या है पहला, ननबर्ग जॉफरी एडिटर द फ्यूचर ऑफ द बुक, यू ऑफ कैलिफोर्निया, और पुइक मैनुअल किस ऑफ द स्पाइडर वुमन ट्रांसलेटेड बाय थॉमस कॉल्किस।
विंटेज बुक्स 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्च हाइपोथेसिस इज, जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है? तो ए प्रोविजनल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग, और ए स्टेटमेंट विच इज एज्यूम टू बी ट्रू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है। दोस्तों ये यूनिट 10 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? तो इसका आंसर है डी, यानी कि 2 और 3, एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग आर लिंक्ड टू लिटरेरी फेमिनिज्म? मतलब इन चारों में से कौन सा 2 टेक्स्ट है वो लिटरेरी फेमिनिज्म से लिंक्ड है? तो इसका आंसर है द येलो वॉलपेपर और ए रूम्स ऑफ वन साउंड। दोस्तों जो ये रूम्स ऑफ वन साउंड है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, और इस प्ले के लाइन से क्वेश्चन आते ही रहते। तो इस वर्क को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ के जाना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर इससे आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थ्योरीज पोस्टेड a separate realism of female experience cultured in a style of writing differ from men's? तो इसका आंसर है 2 और 5, यानी ल्यूक इरिग्रे और हेलन सिकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेक्टली द बिसाइड एजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म से क्वेश्चन यहाँ पे आया है दोस्तों। तो इसका आंसर है 1, 4, 5, यानी 1, 4, 5। तो देखते क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्ट विद साइन एंड सिग्निफिकेंट। Structuralism challenges the long-standing belief that literature reflects a given reality. All signs are arbitrary, but without them we can comprehend reality. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Which two terms among the following are associated with formalist criticism? दोस्तों ये सारे यूनिट 9 से क्वेश्चन आए हैं। पीछे वाला भी क्वेश्चन यूनिट 9 से थे, ये भी यूनिट 9 से है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड कौन सा टर्म है इसमें? तो इसका आंसर है 4 और 5, डिफेमिनाइजेशन और फॉर ग्राउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? तो इसका आंसर है 2 और 4, होरास और फिलिप सिडनी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following are the 2 great masters of the French language that T.S. Eliot contrasts with Dryden and Milton in the metaphysical poets? तो इसका आंसर है 2 और 3, जीन रेसिन और चार्ल्स बॉडरेन लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये Which two terms from among the following are specifically linked to the work of Pierre Bourdieu? तो इसका आंसर ये है हैबिटियस और डिस्टिंक्शन। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है, पियारे बॉर्डियो वाज ए फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। जो पियारे बॉर्डियो है वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलोसॉफिकर और पब्लिक इन्फेक्टर थे। उन्हीं से यह कॉन्सेप्ट आया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो पी बाई क्यू है वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन पी बाई क्यू लगाए हैं, कल और बची 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, और इन 13 दिनों में हम लोग रोज पी बाई क्यू लगाएंगे, और ताकि जो तैयारी है वो और भी अच्छे से हो जाए, और हम पूरे कॉन्फिडेंस से जाके एग्ज़ाम आप पूरे कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम जाके दे के आए। तो दोस्तों मिलते हैं कल
50 क्वेश्चन और बचे हैं उनके एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर कुछ मिस्टेक हो तो ज़रूर लिखें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। सो टेक केयर, बाय बाय।